प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल वर्मा स्टडी 2020 बुकलाना। मैं यूपी बोर्ड के क्लास 11 के छात्र छात्राओं के लिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को हिंदी माध्यम से मैं फुल कोर्स कराऊंगा। यदि आप फुल कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। प्यारे बच्चों, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में चैप्टर 3 चल रहा है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। इसमें हम लोग जो लास्ट में अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं उसके प्रश्न उत्तर चल रहा है। आज हम लोग 7वां प्रश्न से शुरू करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन को पिछले वीडियो में मैं बता दिया हूँ, आई बटन को क्लिक करके देख लें। 7वां प्रश्न है, प्रशुल्क क्यों लगाए जाते हैं? प्रशुल्क, इससे पहले भी बताया गया था कि प्रशुल्क जो है आयातित वस्तुओं पर टैक्स लगाने को कहते हैं। जो आयात किया जाए, दूसरे देश से जो वस्तुओं को मंगाया जाता है उस पर जो है टैक्स लगाया जाता है, तो उसे प्रशुल्क कहते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि क्यों लगाया जाता है? तो इसलिए लगाया जाता है कि आयात करने वाली वस्तुएं महंगी हो जाएं, जिससे यहाँ की घरेलू वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी और विदेशी वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी। इससे अपने यहाँ जो आंतरिक उद्योग हैं, घरेलू उद्योग हैं, उनकी रक्षा होगी। अगला प्रश्न है 8वां, परिमाणात्मक प्रतिबंधों का क्या अर्थ होता है? ये भी पहले बताया जा चुका है, फिर भी बता दूं कि जो अपने यहाँ से आयात किया जाता है उस पर शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि इतने से अधिक मात्रा का आयात नहीं होगा। ऐसा इसलिए किया जाता है कि बहुत बड़े पैमाने पर विदेशी प्रतिस्पर्धा या विदेशी कंपनियां यहाँ प्रोडक्ट नहीं लाएंगी, जिससे हमारे यहाँ की कंपनियों का विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण हो जाएगा, जिसे हम कोटा भी कहते हैं। जो आयात करने वाली वस्तुएं हैं उनकी मात्रा को निर्धारित करना कोटा भी कहलाता है। अगला प्रश्न है, लाभ कमा रहे सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण कर देना चाहिए। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? हमने बताया था कि उपक्रम या कंपनियां 3 प्रकार की होती हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की, निजी क्षेत्र की और मिश्रित क्षेत्र की। ये कह रहा है लाभ कमा रहे सार्वजनिक उपक्रम का। जो सरकारी कंपनियां हैं, लाभ तो हो रहा है उनसे, क्या उनका निजीकरण कर देना चाहिए? आप अपना विचार दीजिए। तो पहला विचार तो यह है कि नहीं, जब लाभ कमा रही हैं तो क्यों निजीकरण करना चाहिए? अगर घाटे में चल रहा होता है सार्वजनिक उपक्रम तो समझ में आ रहा है कि निजीकरण किया जाए। अगर लाभ कमा रही है तो क्यों किया जाए? लाभ कमाने से सार्वजनिक उपक्रमों के अगर हम निजीकरण कर देंगे तो हमारी सरकारी जो आय है, सरकारी राजस्व है, उसका नुकसान होगा। देश के विकास के लिए जो पैसे प्रयोग किया जाता है लाभ का, वो पैसे निजीकरण से बंद हो जाएंगे तो नुकसान होगा। वैसे भी सार्वजनिक उपक्रमों को निजीकरण कर मतलब आगे बढ़ाने के लिए लाभ होना जरूरी है। तो इसका उत्तर यही होगा कि लाभ कमा रहे सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है 10वां, क्या आपके विचार से बाह्य प्रापण भारत के लिए अच्छा है? विकसित देशों में इसका विरोध क्यों हो रहा है? देखो बच्चों, इसमें जो भी प्रश्न है इनको रटने से काम नहीं चलेगा। प्रश्न बहुत आसान है, इनको आप अपनी भाषा में लिखिए, इनको अपनी भाषा में याद करेंगे, समझेंगे, तभी संभव है। अब देखो, बाह्य प्रापण नाम बहुत कठिन है, लेकिन अंग्रेजी में इसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग बहुत आजकल फेमस है और महत्वपूर्ण है। बाह्य प्रापण से ज़्यादा आसान आउटसोर्सिंग है। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि बाहरी, जैसे भारत है, बाहरी कंपनियों से काम ले लेना, दूसरे देश से काम ले लेना आउटसोर्सिंग कहलाता है। अब ये कह रहा है कि भारत के लिए क्या अच्छा है? तो प्यारे बच्चों, भारत के लिए आउटसोर्सिंग बहुत अच्छा है। कैसे अच्छा है? सबसे पहली बात तो यह है कि कई भारतीयों को रोज़गार मिला हुआ है इससे, और दूसरा ये है लाभ इससे आउटसोर्सिंग से कि जो भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां हैं, उनके माध्यम से विदेशी मुद्रा आ रहा है अपने देश में। भाई, अपने यहाँ आउटसोर्सिंग, मान लो कि बाहरी देशों में कंपनियों के काम हो रहा है तो वहाँ से विदेशी मुद्रा मिल रहा है, तो ये तो लाभ और रोजगार भी मिला, विदेशी मुद्रा भी मिला। अब अगला प्रश्न इसी में जोड़ा है कि विकसित देशों में इसका विरोध क्यों हो रहा है?
भाई विकसित देश इसलिए विरोध कर रहे हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा देश उक्त सेवाओं पर भारत पर ही निर्भर हो जाए, है ना। उन्हें डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि हम भारत से अपनी काम को पूरा करा रहे हैं, आने वाले समय में हम भारत पर निर्भर हो जाएं। और दूसरा समस्या यह है कि उनको ये भी चिंता सता रहा है कि हमारे यहाँ रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। तो ये जो है आउटसोर्सिंग के लिए प्रश्न अच्छा है कि भारत में बहुत अच्छा है, विकसित देश को विरोध कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ विशेष अनुकूल परिस्थितियां हैं जिनके कारण यह विश्व का आउटसोर्सिंग केंद्र बना है, वे अनुकूल परिस्थितियाँ क्या हैं। ये पूछ रहा है कि भारत में आउटसोर्सिंग बहुत ही प्रसिद्ध हो रहा है, क्या कारण है, अनुकूल परिस्थितियाँ क्या है जो कि आउटसोर्सिंग फेमस हो रहा है। तो पहला है कि भारत में जनसंख्या ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है तो कुशल जनशक्ति भी ज़्यादा मिलेगा और यहाँ पर सस्ते दर पर मिलते हैं श्रमिक, कुशल श्रमिक, इसलिए कि यहाँ पर मजदूरी दर जो है विकसित देशों की तुलना में कम है। तो भारत में इसलिए आउटसोर्सिंग ज़्यादा पनप रहा है कि यहाँ पर जो है कम सस्ते दर पर कुशल श्रमिक मिल जाते हैं। दूसरा है कि भारत विकसित देश, देखो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, भारत विकसित देशों से दुनिया के एक अन्य भाग में स्थित है जिससे समय का अंतराल है। भारत जो है विकसित देश जितने हैं उससे अलग ये है, अर्थात जैसे मान लो अमेरिका का ही ले लें उदाहरण, तो अमेरिका में क्या है, यहाँ जब इंडियन काम दिन में करता है तो वहाँ रात होती है, यहाँ जब रात होती है तो वहाँ दिन होता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ के जो कुशल श्रमिक हैं उनको समय अलग मिल जाता है वहाँ कार्य करने के लिए। तो ये कारण है भारत में विकसित होने का आउटसोर्सिंग का। प्रश्न 12 है, क्या भारत सरकार की नवरत्न नीति सार्वजनिक उपक्रमों के निष्पादन का अंग्रेजी होती परफॉर्मेंस को सुधारने में सहायक रही है, कैसे। प्यारे बच्चों, देखिए 3 प्रकार की कंपनियों को गवर्नमेंट प्रोत्साहन करने के लिए बनाई है, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न। महारत्न सबसे अच्छी उच्च कोटि की मानी जाती है, नवरत्न उससे थोड़ा सा लो और लघु रत्न या मिनी रत्न उससे लो। इसमें होता क्या है कि सरकार जो है इन कंपनियों को विशेष प्रोत्साहन देने के लिए 3 कैटेगरी में बांटी है सार्वजनिक कंपनियों को। प्रश्न पूछ रहा है नवरत्न नीति को, देखिए जो लाभ कमा रही थी उन सार्वजनिक उपक्रमों में उन कंपनियों में विशेष छूट देने का निर्णय लिया गवर्नमेंट ने और 1996 में नवरत्न नीति अपनाई गई। वैसे नवरत्न कंपनियां 1997 में शुरू की हैं, प्रारंभ हुआ। इसके अंतर्गत 9 कंपनियां थी, 1996-97 में 9 कंपनियां थी, इसे नवरत्न कहा गया। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है कि अब जो है वर्तमान में 14 कंपनियां हैं। तो जो सबसे अधिक लाभ कमा रही थी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, उनमें से 9 को सेलेक्ट करके नवरत्न का दर्जा दिया गया और इनमें विशेष इन नवरत्न कंपनियों को छूट दिया गया, जिससे इन कंपनियों के परफॉर्मेंस में बहुत ही अच्छा सुधार हुआ। और छूट देने से वित्तीय बाजार में नवरत्न कंपनियां स्वयं संसाधन जुटाने और विश्व बाजार में अपना विस्तार करने में बहुत सफल हो गई। और यहाँ एक चीज़ और बता दूं कि जैसे महारत्न 2009 से शुरू हुआ, इसमें 10 कंपनियां हैं। नवरत्न 1997 से शुरू हुआ, 14 कंपनियां हैं। लघु रत्न 2002 से शुरू हुआ, 73 कंपनियां हैं। ये पिछले वीडियो में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र के तीव्र विकास के लिए उत्तरदायी प्रमुख कौन कौन से हैं। देखिए क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र जिसमें मुख्य रूप से कृषि आता है, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र जिसमें उद्योग आते हैं और तीसरा तृतीयक क्षेत्र जिसमें सेवाएं आता है। तो ये कह रहा है कि भारत में सेवा क्षेत्र तीव्र गति से विकास हो रहा है, जबकि प्राथमिक और द्वितीयक कृषि और औद्योगिक क्षेत्र कम विकसित हो रहा है। कारण क्या है, तो जो विदेशी निवेशक हैं अर्थात जो विदेशी पूंजी लगाने वाले हैं, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि में इसलिए पूंजी नहीं लगाते हैं, निवेश इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि इसमें जोखिम होता है। और द्वितीय क्षेत्र उद्योग में इसलिए नहीं लगाते हैं पूंजी क्योंकि उद्योगों का मजबूत आधार नहीं है।
अब प्राथमिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र में नहीं लगाते हैं, लेकिन जो तीसरा क्षेत्र है सेवा क्षेत्र का, इसमें विदेशी निवेशक बहुत निवेश करते हैं। कारण यह है, जैसे अभी आपने आउटसोर्सिंग का पढ़ा कि आउटसोर्सिंग भारत में बहुत ज़्यादा तेज़ी से विकसित हो रहा है। कारण यह है कि यहाँ पर सस्ते दर में श्रमिक मिल जाते हैं। विकसित देशों की तुलना में यहाँ श्रमिक कम है, मजदूरी कम है, और जनसंख्या अधिक होने के कारण कुशल श्रमिक भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इस वजह से सेवा क्षेत्र कार्यरत है यहाँ पर अच्छे ढंग से। अब है अगला प्रश्न, सुधार प्रक्रिया से कृषि क्षेत्र दुष्प्रभावित हुआ। जो सुधार प्रक्रिया नई आर्थिक नीति 1991 में लागू किया गया, उससे कृषि क्षेत्र में लाभ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? तो कारण इसका यह है, पहला कारण तो यह है कि कृषि क्षेत्र में जो सार्वजनिक व्यय हुए, जैसे सिंचाई, बिजली, सड़क निर्माण, स्रोत प्रसार, इन पर व्यय कम हुआ है। दूसरा है, जो उर्वरक पर सब्सिडी दी जा रही थी उसे हटा दिया गया, और सब्सिडी हटाने से उत्पादन की लागत बढ़ गई, और लागत बढ़ने से जो छोटे छोटे किसान और सीमांत किसान थे वो प्रभावित हुए। तीसरा है कि सरकार का ध्यान कृषि पर कम, उद्योगों पर ज़्यादा हुआ, इस वजह से कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ। चौथा है कि WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के बाद कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क में कटौती कर दी गई, न्यूनतम समर्थन मूल्यों को समाप्त कर दिया गया, अर्थात जो है पूरा जो व्यापार हुआ वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने लगा, और अपने यहाँ के किसान जो हैं बाहरी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, जबकि उस स्थिति में नहीं थे। तो इस प्रकार एक और क्वेश्चन है कि सुधार काल में, जैसे ये था कि सुधार प्रक्रिया में कृषि क्षेत्र दुष्प्रभावित हुआ, लगता है क्यों? उसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि सुधार काल में औद्योगिक क्षेत्र निराशाजनक निष्पादन कर रहे हैं, क्यों? तो औद्योगिक क्षेत्र भी कम विकसित हुआ है। अभी हमने बताया था कि सेवा क्षेत्र ही अच्छा चल रहा है भारत में, तो कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र कम विकसित हो रहे हैं। तो इसका कारण यह है कि सस्ते आयात है, जो आयात हो रहे हैं उनके आगे हमारे यहाँ का प्रोडक्ट महंगा हो रहा है, इस वजह से यहाँ के औद्योगिक उद्योग सफल नहीं हो रहे हैं। दूसरा है आधारभूत सुविधाओं की कमी। अपने यहाँ जो आधारभूत सुविधाएं जैसे बिजली की आपूर्ति अपने यहाँ पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता है, इस वजह से औद्योगिकरण कम विकसित हो रहा है। तीसरा है विकासशील देशों में रोजगार के प्रतिकूल हालात। जो हमारे देश विकासशील देश में आता है, यहाँ रोजगार की स्थिति भी नहीं है, लोग काम तो मिल ही नहीं रहा है, कुछ लोग काम करना भी नहीं चाह रहे हैं। अगला है उच्च अप्रशुल्क अवरोध के कारण। जो अप्रशुल्क शुल्क है अब ज़्यादा रखा गया है, जिसके वजह से औद्योगिकरण डेवलप नहीं हो पा रहा है। प्यारे बच्चों, आज जो ये आपका तीसरा पाठ था, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। कोई चीज़ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।